Assalamu alaikum, everybody. On behalf of Parsa HealthNet Echo and Pakistan Society of Hepatology, I welcome you all to this session with our eminent speaker, Dr. Bilal Hamid. He will be talking about managing hepatitis B and C during pandemic COVID-19. Introducing our speaker, he is Associate Professor and Director of Transplant Hepatology Fellowship, University of California in San Francisco. Amongst our panelists, we have Professor Dr. Arif Amir Nawaz. He's a gastroenterologist and hepatologist and head department of gastroenterology at Fatma Memorial Medical and Dental College, Lahore. Our second panelist is Professor Javed Iqbal Farooqi. He is a gastroenterologist and hepatologist from Peshawar, ex-professor and head of department at Lady Reading Hospital. And our third panelist is Professor Kashif Malik. He is a gastroenterologist and hepatologist, head department of gastroenterology, Sheikh Zayed Medical and Dental College, Lahore. Amongst our participants, we have some senior doctors, which includes our course director and ex-head of department, Sheikh Zayed Hospital, Professor Altaf Alam. And I also see amongst the participants, Dr. Altaf Bakir Naqvi. Dr. Bilal Hamid, I would like to invite you to start with your presentation, please. If you could start with your slide share and you can unmute yourself. Assalamu alaikum everyone. Can you hear me okay? Slides भी नजर आ रही हैं, शुक्रिया. First of all, I would शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं डॉक्टर असद चौधरी का पारसा नेटवर्क का एको प्रोग्राम और the esteemed panelists और Professor Altaf Alam. एक चीज जो I wanted to talk about कि ये जो topic is difficult, especially आजकल के ज़माने में जब COVID बहुत फैला हुआ है कि हम लोग impact क्या है COVID-19 का, pandemic का, hepatitis B और C और liver disease का. At the same time मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो पाकिस्तान में हो रही हैं, I'm happy कि हमारे पास इतने अच्छे panelists हैं कि मुझे खुद आइडिया लगाना है कि पाकिस्तान में क्या इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं इस ग्रुप के पैनलिस्ट जो पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में. तो मेरा आउटलाइन होगी टॉक की कि मैं जो है ओवरऑल कोविड-19 की बात करूं कि इम्पैक्ट हुआ है जो हेपेटाइटिस बी और सी पे. अगर किसी को कोविड-19 है, हम लोग अमेरिका में एटलीस्ट किस तरह सोच रहे हैं, अगर वो ट्रीटमेंट पे हैं हेपेटाइटिस बी और सी को, उस पे क्या करना चाहिए, और अगर नहीं है तो उस वक्त हम लोग कौन सी चीज़ों को वी हैव टू कीप एन आई ऑन इट. उसके बाद जो है जो मेन टॉपिक आजकल के ज़माने में आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो हेपेटाइटिस एलिमिनेशन हम कर सकते हैं या नहीं, और उस जो हमारे गोल्स थे जो WHO ने सेट किए थे, अब कोविड-19 की वजह से उस पे क्या इम्पैक्ट होगा. तो होपफुली कि मैं आधे घंटे में, कि आई डोंट वांट टू टेक टू मच टाइम, कि आधे घंटे में ताकि हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स का टाइम और अपने पैनल से हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर सकें. एक तो आई एम वेरी हैप्पी कि आजकल जितनी मैंने पाकिस्तान से मैं देख रहा हूँ कि जितनी हेपेटाइटिस की टॉक इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस के दिन के लिए, उससे पहले के लिए हो रही हैं, कि आई एम सरप्राइज कि अभी भी 100 से 140 के करीब पार्टिसिपेंट ज्वाइन किया है. तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. लेकिन आजकल हम लोग जूम बॉम्बिंग कहते हैं कि हमारी इतनी ज़्यादा जूम मीटिंग हो रही है कि हम लोग जो है इट्स हार्ड टू कीप अप. तो आई जस्ट स्टार्ट विद अ जोक से कि एक ये जोक आजकल काफी फैला हुआ है कि क्या ये कोविड-19 के पीछे है कौन, कि हु इज एक्चुअली बिहाइंड कोविड-19. तो आज जो सबसे ज्यादा जिसको फायदा हुआ है कोविड-19 से जूम का, अगर आप इसकी स्टॉक प्राइस भी देखेंगे तो जूम ने जितने ज्यादा पैसा कमा लिए हैं कोविड-19 की वजह से, तो हम लोग सब कोविड-19 की वजह से आजकल जूम पे बैठे होते हैं. So, let's start with some fact. आप लोगों को ये चीजें पता होंगी कि वायरल हेपेटाइटिस के फैक्ट्स क्या हैं, राइट? 325 मिलियन लोग दुनिया में हेपेटाइटिस बी और सी के साथ रह रहे हैं इस टाइम पे. तो हम लोग बात करते हैं फाइंडिंग द मिसिंग मिलियन, ये जो 325 मिलियन, 325 मिलियन, 9 लाख के करीब सिर्फ हेपेटाइटिस बी की वजह से लोग पूरी दुनिया में मर रहे हैं. 10% लोग हेपेटाइटिस बी और 19% लोग हेपेटाइटिस सी को नहीं पता. लोगों को सिर्फ पता है कि उनको है, बाकी लोगों को यही नहीं पता कि उनको हेपेटाइटिस बी और सी है या नहीं है. सही है.
और एक और चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत ज्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, इवन अमेरिका में, लेकिन दुनिया में जो 42% बच्चे हैं जिनको जब पैदा होते हैं तो उनको एक्सेस है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का। तो ये हम लोग चीजें ये डील कर रहे थे हेपेटाइटिस के ऊपर, और अभी भी ट्रू है कि एकदम हम सबको कोविड-19 ने हिट किया। ये चीज जो है आपको पता है, लेकिन ये कल का डेटा है कि अब 16 मिलियन के करीब दुनिया में हेपेटाइटिस सी है। 6 लाख से ज्यादा लोग जो हैं हेपेटाइटिस कोविड-19 की वजह से, 15 मिलियन के करीब कोविड-19, और 6.5 लाख के करीब लोग कोविड-19 से उनका इंतकाल हो चुका है। क्लियरली अगर आप देखते हैं तो हॉट स्पॉट्स, और अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में जो हम लोग रह रहे हैं, पॉलिटिक्स की वजह से आप जो भी कह लें, दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस दुनिया में अमेरिका में है आप कोविड-19 की वजह से। उसके बाद ब्राजील हो गया, इंडिया के अंदर, रशिया के अंदर, और हम लोग लकी हैं कि पाकिस्तान में जो भी फैक्टर्स हैं अब काइंड ऑफ स्टेबलाइज हुआ है, लेकिन देयर इज स्टिल अ कंसर्न कि ईद और मुहर्रम उसके बाद जो है स्पाइक हो सकता है कोविड-19 का। तो व्हाट हैपेंड कि कोविड-19 की वजह से अमेरिका में और पूरी दुनिया में क्या हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट यहाँ पर बहुत एक मशहूर न्यूज़पेपर है, जिसमें ये जब कोविड-19 शुरू हुआ था अर्ली मार्च और अप्रैल के अंदर, एक काफी चीज हो गई थी कि जो पेशेंट जो थे अमेरिका के हॉस्पिटल से भागना शुरू हो गए, क्योंकि कोविड-19 के स्केयर की वजह से कि उनको कोविड-19 ना लग जाए हॉस्पिटल में आने के। हमने देखना शुरू कर दिया कि कोविड-19 की वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं लोगों को, वो हॉस्पिटल नहीं आ रहे, स्ट्रोक्स हो रहे हैं, अपेंडिसाइटिस हो रहा है, सिवियर पेन पे, और एकदम जो है हॉस्पिटल में पेशेंट्स नहीं आ रहे सिर्फ कोविड के, उनको इमरजेंसी रूम में आएंगे तो कोविड लग जाएगा, डॉक्टर ऑफिस में जाएंगे कोविड लग जाएगा। तो पेशेंट्स वर स्केयर्ड ऑफ कोविड-19 गेटिंग स्कर्ट, तो अपनी नॉर्मल हेल्थ को वो नहीं जा रहे थे। एक बहुत मशहूर है कि ये एक और वो आर्टिकल छपा था, उसमें बता रहे हैं कि पेशेंट जो है वेट कर रहे हैं कि कोविड-19 खत्म हो और फिर हम डॉक्टर्स के पास जाएं। उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है कि जो हमारी रेगुलर केयर थी, जो मेडिकल केयर थी, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गई है कोविड-19 की वजह से। ये कुछ डेटा जो है अमेरिका से आना शुरू हुआ है कि तेवर्स जो हम लोग लोगों को हार्ट अटैक होता है, MI जो हम कहते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये जो है हम लोग अमेरिका में देयर इज अ रूल कि आपके जो है जैसे ही हार्ट अटैक हो ST सेगमेंट का, तो कितनी देर में जो है आपका जो कैथेटराइजेशन लैब है वो एक्टिवेट होती है, ST-MI एक्टिवेशन हम कहते हैं। उसमें जो है 38% रिडक्शन आ गया था सिर्फ मार्च के महीने में। अब वो थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है और ये काफी अच्छा डेटा था। दूसरा, इवन अमेरिका में जो हम लोगों ने नोटिस किया है, और ये जो है बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन रेट्स हैव सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड, जिसकी वजह से हम लोग जो है कोविड का लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हम देखना शुरू करेंगे, और लिवर केयर में हम लोग इसका देखेंगे, और जो मैं आपको अभी कुछ डेटा शो करता हूँ। तो देयर इज एक जो है मॉडलिंग, एक अमेरिका के एक हमारे मेरे दोस्त है एलियट टैपर, उसने जो है जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी में एक इम्पैक्ट किया था कि उसमें ओवरऑल कोविड-19 की वजह से क्या इम्पैक्ट होगा, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में भी दिस वुड बी ट्रू। तो जब ये कोविड-19 हमारे मार्च में अमेरिका में शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने सारी इलेक्टिव सर्जरीज, लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स, रूटीन केयर, पेशेंट्स को हम देखना छोड़ दिया था, टेलीमेडिसिन, उनकी इमेजिंग, कैंसर स्क्रीनिंग सब छोड़ दी थी। तो उसमें ये हुआ ये था कि एक पहला वेव आएगा जिसमें हम लोग ये करेंगे, और उसके बाद जब ये खोलना शुरू होगा तो फिर हमारा सेकंड वेव, जो कि अभी तक अमेरिका में हम लोग सेकंड वेव में नहीं है, हम लोग अभी तक फर्स्ट वेव में ही है। तो उसके बाद ये होगा सेकंड वेव के अंदर, जो कि कुछ महीनों में आएगा, कि पेशेंट जो कि लिवर डिजीज के थे और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और जिनको सिरोसिस है, वो एकदम उनका लिवर ज्यादा बीमार होने लग जाएगा, और वो लोग जो है हमारे कुछ पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में आना शुरू होंगे, डीकॉम्पेंसेशन जो हम कहते हैं, ट्रांसप्लांट पे जो है उनका ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाएगा, मीनिंग कि उनको ट्रांसप्लांट नहीं मिलेगा और दे विल डाई फ्रॉम द लिवर डिजीज। और फिर हमारे पास इतना ज्यादा बैकलॉग है इमेजिंग का, डिफर्ड विजिट नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, और फिर हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा, लोग अपनी इंश्योरेंस अमेरिका में लूज करेंगे, और काफी लोग डायग्नोस, और फिर सालों साल लेटर हम लोग ये पेशेंट देखेंगे जिनका डायग्नोसिस मिस हुआ है, वो कैंसर्स उनके साथ आ रहे हैं, उनको प्रोग्रेसिव डिजीज है। तो अगेन फैक्ट है कि कोविड-19 का एक तो हम लोग जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम सारे अपने लिवर पेशेंट्स पे देखेंगे।
इसलिए वी हैव टू डू एवरीथिंग पॉसिबल कि अभी इस जमाने में कि हम अपने पेशेंट को किस तरह मैनेज करें ताकि इन लोगों को प्रोग्रेशन ना हो। तो एक और चीज जो अब टर्मिनोलॉजीज आप लोग सोचें, यहाँ पर अमेरिका में काफी चल रही है, जो हम कहते हैं कोविड फोबिया, कि पेशेंट्स आर वरीड ऑफ कमिंग टू द हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑफिस। तो हम लोग उस चीज के ऊपर किस तरह पेशेंट्स को हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स आर सेफ, आवर क्लिनिक्स आर सेफ, कि अब आपका कोविड जो है आपको है, लेकिन अगर आपके और मेडिकल कंडीशन है, आपका चांस है आप लिवर डिजीज से यू कैन डाई, कि आप किस तरह उनको कंसर्न कर सकते हैं कि आप हॉस्पिटल में आए या क्लिनिक में आए ताकि आप देख सकें, आप टेली मेडिसिन किस तरह कर सकते हैं। तो ये एक रियल फिनोमेना जो आजकल लोगों में चल रहा है। तो अब अगर हम लोग SARS-CoV-2 या कोविड-19 का अगर हम हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी पे हम देखना शुरू करते हैं, तो ओवरऑल अगर आप कोविड-19 को देखें, इट इज बीन रिपोर्टेड इनफ्रीक्वेंटली, मतलब कि बहुत कम लोगों को अगर हेपेटाइटिस बी और सी इंफेक्शन है। दो कुछ डेटा आना शुरू हो गया, एक अमेरिका में हमारे पास 5,700 पेशेंट्स का एक डेटा आया था जो हॉस्पिटलाइज हुए थे कोविड-19 से, उसमें काफी कम लोगों को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी था। वुहान चाइना जहां से ये वायरस शुरू हुआ था, उसमें भी 2% लोगों को, जिस चाइना में आपको पता है कि बहुत ज्यादा हेपेटाइटिस बी है, ओनली 2% पीपल वर इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, आप इंक्रीज रिस्क है कोविड-19 इन्फेक्शन होने को या नहीं। तो सो फार जो हमें डेटा आ रहा है कि देयर इज नो इंक्रीज ऑफ कोविड-19 हेपेटाइटिस बी और सी पेशेंट पे, ऑल्दो अगर आपको सिरोसिस है, यू मे बी इंक्रीज रिस्क ऑफ डाइंग अगर आपको है। एक चीज जो है, हम लोग अब डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं इंग्लैंड की स्टडी के बाद, जो नई स्टडीज आना शुरू हुई है कि अगर आप स्टेरॉइड यूज करते हैं इन हेपेटाइटिस बी, उसमें यह है कि कोविड-19 या SARS-CoV-2 क्लियरेंस के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है। अभी भी नया डेटा है, ऑस्ट्रेलिया से अभी लेटेस्ट स्टडी आई है, लेकिन ये चीज आपको थोड़ी सोचनी पड़ेगी अगर आप स्टेरॉइड दे रहे हैं। तो एक चीज आप सबको पता है कि कोविड-19 जो है लिवर को वैसे भी इम्पैक्ट करता है, और आप 15 से 50% लोगों को अगर कोविड-19 होता है तो उसके लिवर टेस्ट बढ़ सकते हैं। उसके डिफरेंट थ्योरीज हैं उसके बिहार के, इसके एक तो सिस्टमिक इन्फेक्शन हो रहा होता है, थोड़ा इम्यून इफेक्ट होता है, और SARS-CoV-2 का डायरेक्ट इफेक्ट भी है लिवर के अंदर। और फिर जो है आपको ड्रग, आप मेडिकेशन कोई दे रहे होते हैं स्कीमिया की वजह से, तो पेशेंट जो है उनको वैसे भी एलिवेशन ऑफ लिवर टेस्ट हम देख रहे हैं कोविड की वजह से। लेकिन द मोर सिवियर यू हैव, जितना ज्यादा आपको कोविड है उससे उतना ज्यादा आपको लिवर टेस्ट, जो हम ICU पेशेंट्स हैं, हम लोग 40 से 50% लोगों को ब्लड टेस्ट हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो पहली चीज है कि आप हेपेटाइटिस सी अगर किसी को है और कोविड-19 है, तो अगर वो ट्रीटमेंट पे है, अगर कोई बंदा ऑलरेडी ट्रीटमेंट पर है हेपेटाइटिस सी के ऊपर, उसको कोविड-19 हो गया है, बेस्ड ऑन हमारी लिवर सोसाइटी ASLD की रिकमेंडेशन और एक्सपर्ट ओपिनियन है कि आप उसकी मेडिकेशन स्टॉप नहीं कर रहे हैं हेपेटाइटिस सी के ऊपर, आप कंटिन्यू रखें, सही है। लेकिन उसके ऊपर जो है, अगर वो नया डायग्नोसिस है, अगर हॉस्पिटल में आता है और कोविड-19 और अगर आप हेपेटाइटिस सी डायग्नोस करते हैं, तो उसको आपको कोई जरूरत नहीं है हेपेटाइटिस सी उस टाइम पे स्टार्ट करने की। अगर किसी को कोविड-19 नहीं है और आपके पास आता है और नया डायग्नोसिस है हेपेटाइटिस सी का, तो आपके ऊपर है कि आपकी रिसोर्सेज क्या है। अगर पेशेंट को है तो आप ट्रीट, अमेरिका में अब हम लोग डिले नहीं कर रहे हेपेटाइटिस सी ट्रीटमेंट की। अगर कोविड-19 है, अगर मैं नया पेशेंट देखता हूँ, आई वुड गो अहेड एंड ट्रीट इट, बिकॉज हमारे पास कैपेसिटी है, कोई अर्जेंसी नहीं है करने की। लेकिन हमें पता है कि अगर ये पेशेंट को अभी हमने ट्रीट नहीं किया तो वो मे बी बाद में हमारे पास नहीं आए। हेपेटाइटिस बी का भी यही है, अगर किसी को कोविड-19 है और वो हेपेटाइटिस बी की क्रॉनिक ट्रीटमेंट पे है, उसको आपने ट्रीटमेंट को स्टॉप नहीं करनी अगर उसको कोविड-19 होता है, सही है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ट्रीटमेंट पे नहीं है, जो हम लोग इनएक्टिव हेपेटाइटिस बी और कुछ लोग कैरियर हेपेटाइटिस बी कहते हैं, अगर आप स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं, टोसिलुजिमैब यूज कर रहे हैं, हम लोगों ने केस रिपोर्ट देखना शुरू कर दिया है कि ये पेशेंट्स को वैसे हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये दवाइयां दे रहे हैं, उनका फ्लेयर अप या रीएक्टिवेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी केस रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। किसी पेशेंट को कोविड-19 नहीं है तो आप उसको रेगुलर गाइडलाइंस के हिसाब से आप ट्रीट करोगे कि उसको हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट चाहिए नहीं। तो इस जमाने में जब कोविड-19 काफी फैला हुआ है, एक चीज जो है आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर आपके कोई पेशेंट है जिसको आपने टोसिलुजिमैब, प्रेडनिसोन या डेक्सामेथासोन दे रहे हैं,
आपको मेक श्योर अगर उसका हेपेटाइटिस बी का टेस्ट आप करा के मेक श्योर कि उसका रीएक्टिवेशन का चांस नहीं हो, बिकॉज दैट कैन बी इवन मोर डेंजरस। दिस इज अ नाइस पेपर जो राज रेड्डी ने अभी क्रॉनिक लिवर डिजीज के जर्नल में लिखा है, तो मैंने उससे ये डायग्राम आपको शो कर रहा हूँ। तो कंसिडरेशन जो हेपेटाइटिस बी के है, तो कोविड-19 के ऊपर राइट नाउ पेशेंट्स आर स्केयर्ड टू सीक मेडिकल केयर बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। अभी तक जो हमें डेटा आ रहा है कि इटसेल्फ कोविड-19 का इंक्रीज नहीं है इन पेशेंट विद हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट पे है हेपेटाइटिस बी और सी के, और अगर उसको कोविड-19 पॉजिटिव होता है, उसकी ट्रीटमेंट आप प्लीज स्टॉप ना करें। अगर कोई पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन, उसका रिस्क है हेपेटाइटिस बी रिएक्टिवेशन का टोसिलुजिमैब की वजह से, तो और भी हो सकता है, तो इसलिए आपको उसके बारे में थोड़ा सोचना है। तो नेक्स्ट 5-10 मिनट के ऊपर आई वुड कैन शिफ्ट द गियर और टॉक अबाउट कि जो काफी चीज हम लोग कर रहे हैं, जो आपको पता है कि ये वायरल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन का क्या है, WHO के क्या गोल्स है, और कोविड-19 पे अब उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। कि आपका हम लोग क्यों बात कर रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन की, ग्लोबल कंट्रोल, बिकॉज इतना ज्यादा प्रॉमिस है इस चीज के ऊपर कि अब हमारे पास वैक्सीनेशन है हेपेटाइटिस ए और बी, क्योंकि अगर आप कोविड को भी देखें, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, राइट। हेपेटाइटिस बी के अंदर कि हमें पता है कि कौन से पेशेंट्स को हो सकता है, अगर हम बच्चों को वैक्सीनेट शुरू कर दें और बाकी लोगों को वैक्सीनेट करें तो हेपेटाइटिस बी का रिस्क हम लोग सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे पास ट्रीटमेंट और क्योर है हेपेटाइटिस सी के ऊपर, और मेडिकेशन है हेपेटाइटिस बी के लिए, जो कि हम लोग वायरस को सप्रेस कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बाद कि हम लोगों को क्यों नहीं हम हेपेटाइटिस बी और सी को कंट्रोल कर सकते हैं और हेपेटाइटिस सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं दुनिया से। तो दीज वर द रीजन कि WHO और बाकी कंट्रीज ने इसका इनिशिएटिव लिया था कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद लॉट ऑफ थिंग्स। मैं कुछ टॉक के ऊपर अब ज्यादातर फोकस करूंगा हेपेटाइटिस सी के ऊपर, बिकॉज दैट्स द मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर। तो आप सबको इसका डेटा पता है, सारा आपने डेटा पहले भी देखा है कि 70 मिलियन से ज्यादा लोग हैं दुनिया में जो हेपेटाइटिस सी के ऊपर हैं। लाल के अंदर वो हैं कंट्रीज जिसमें प्रेवलेंस जो है हेपेटाइटिस सी की काफी ज्यादा है, और पाकिस्तान ऑब्वियसली इज वन ऑफ दोस कंट्रीज जिसमें बहुत ज्यादा हेपेटाइटिस सी है। अगर आप देखें तो अगर आप ज्यादातर कंट्रीज के अंदर आपके कुछ कंट्रीज हैं जो कि 80% जो है हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन करते हैं। चाइना के बाद पाकिस्तान जो है, अगर आपके 7 से 8 मिलियन लोग डिफरेंट स्टडीज के ऊपर हेपेटाइटिस सी है। उसके बाद इंडिया, इजिप्ट और रशिया, तो ये जो 5 कंट्रीज हैं कैरीज ऑलमोस्ट 50% ऑफ हेपेटाइटिस सी। तो पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ हेपेटाइटिस सी है। आप सबको मुझसे ज्यादा आइडिया है कि कितने पेशेंट्स हैं जो कि आप लोग हेपेटाइटिस सी के ऊपर देखते हैं, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस आप ऑलरेडी देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये भी आपको डेटा पता है कि हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन किस तरह, उसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह करते हैं। तो कुछ लोगों को जिनको एक्यूट इन्फेक्शन होता है, देयर इज अ चांस कि 25% चांस होता है कि क्लियरेंस कर सकते हैं, लेकिन 55 से 85% लोगों को क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। एक चीज ऑल्सो हम लोग देख रहे हैं, आई नो कि डॉक्टर अदील भट्ट की अभी एक टॉक आने वाली है कि देयर आर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन, कि हम लोग जो है हेपेटाइटिस सी के अंदर नॉट कि आपका लिवर के प्रॉब्लम होते हैं, आपका इंक्रीज रिस्क है बहुत, आपकी स्किन कंडीशन, किडनी डिजीज, डायबिटीज का रिस्क, और ओवरऑल जो है हेपेटाइटिस सी आपके और भी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है बॉडी में बिसाइड हेपेटाइटिस सी। उसमें से फिर अगर आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी जो कि बहुत लोगों को होता है, 10 से 20% को लोगों को अगले 20 साल के अंदर सिरोसिस के ऊपर होता है। और अगर किसी को सिरोसिस होता है तो उसका रिस्क ऑफ लिवर कैंसर होता है जो 1 से 4% है एवरी ईयर, और फिर आपका लिवर और बीमार होता है जिसकी वजह से आपके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और अगर आपका लिवर, वो जो हम डीकॉम्पेंसेशन कहते हैं, या आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाए सिरोसिस की वजह से, उसका सर्वाइवल जो है 50% होता है 5 ईयर अंटिल यू गेट अ ट्रांसप्लांटेशन। तो ये एक नेचुरल हिस्ट्री है जो आप सबको आइडिया है हेपेटाइटिस सी के साथ। अमेरिका के अंदर जो है गाइडलाइंस हैव स्विच्ड, राइट, क्योंकि पहले होता था कि अमेरिका में हम लोग समझ रहे थे कि एक हाई रिस्क ग्रुप है, जो कि एक सर्टेन एज ग्रुप है कि आप 45 से जो है, हम लोग बेबी बूमर्स कहते थे कि इस साल से आप एज में पैदा हुए थे, लेकिन हमें आइडिया हुआ कि हम लोग काफी लोगों को इवन अमेरिका में काफी मिस कर रहे हैं। तो लेटेस्ट गाइडलाइंस जो अमेरिका में आई हैं कि आप हम लोग एवरीवन इज गेटिंग स्क्रीन फॉर हेपेटाइटिस सी, क्योंकि हम लोगों को आइडिया हो क्या है कि जो हम लोग
डिस्पाइट कि हमारे पास जो है 1 मिलियन से करीब हेपेटाइटिस सी है, उसके बावजूद भी हम लोग काफी लोगों को मिस कर रहे थे। तो हम लोगों का अपलेटेस्ट, तो मैं पाकिस्तान में फॉर श्योर everyone should be tested for hepatitis C. That's the only way to get missing million. और आप लोग अगर प्राइमरी केयर में हैं, आप लोग इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बिकॉज आप लोगों के पास सारे पेशेंट्स आते हैं। अगर आप लोग स्क्रीन कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी और सी, उसकी वजह से डायग्नोसिस आर वेरी वेरी कॉमन, आप फौरन कर सकते हैं। तो इवन अमेरिका में भी लेटेस्ट गाइडलाइंस की वजह से अब हम हर एक को स्क्रीन कर रहे हैं 18 से 80 साल के करीब और 79 ईयर्स के करीब। तो अगर आप ट्रीट करते हैं हेपेटाइटिस सी का, क्या आपको फायदा क्या है? अगर आप किसी पेशेंट आपके पास आता है, तो नॉट ओनली कि पहला तो मेन है कि आप हेपेटाइटिस सी के कॉम्प्लिकेशन लिवर और जो एक्स्ट्रा हेपेटिक हैं उससे करते हैं, आप उनकी ओवरऑल मोर्टेलिटी बचा रहे हैं। और देयर इज मोर एंड मोर डेटा कमिंग आउट कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ और एक स्टिग्मा आपका एक एसोसिएटेड हमारा सोशल कि किसी को हेपेटाइटिस सी है, आप उसको कह सकते हैं कि अब आप क्योर्ड हो और आपको अब उसकी फिक्र नहीं। और एक बहुत मेजर चीज जो है कि आप जो है ट्रांसमिशन जो है कि एक बंदा आगे अगर किसी को हेपेटाइटिस सी दे सकता है, उससे आप बचा रहे हो। अमेरिका में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि काफी ड्रग यूज है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी स्टिल फैल रहा है। तो ये सारे आपके फायदे होते हैं हेपेटाइटिस सी ट्रीटमेंट करने के। ये भी आपको जो है, मैं इंडिविजुअल दवाइयों में नहीं जाऊंगा, इट इज नॉट कि आपको आइडिया है, लेकिन ये भी आपको होना चाहिए कि अब हम लोग कितनी आराम से हेपेटाइटिस सी को क्योर कर सकते हैं। पहले जब हम इंटरफेरोन थे 1986 में, तो ये जो है आप जो है SVR जो हम कहते हैं कि अगर आप ट्रीट करो और आपके पास जो है 12 हफ्ते के अंदर व्हाट वाज द रेट के हेपेटाइटिस सी क्योर होता है, तो 6% के करीब था। तो अगर आप देखें 2019 के बाद जो हमारी डायरेक्ट एंटीवायरल एजेंट्स आनी शुरू हो गई थी, तो वो 90% से ज्यादा हो गया था। और अब हमारे पास जो है पैन जीनोटाइपिक जो हम कहते हैं कि आप हम लोग जीनोटाइप भी अमेरिका में चेक नहीं करने की कोशिश करते कि एक मेडिकेशन जो है हर किस्म के जीनोटाइप, जो कि 6 जीनोटाइप हम लोग हेपेटाइटिस सी के हैं, पाकिस्तान में जीनोटाइप 3 इज द मोस्ट कॉमन। तो हम लोग जो है 8 से 12 हफ्ते के अंदर किसी को भी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पेशेंट 95% पेशेंट्स को हम लोग आराम से ट्रीट कर सकते हैं हेपेटाइटिस सी के ऊपर। तो लेटेस्ट जो है हम लोगों को कि आपके पास अब आप अमेरिका में, हमारे पास और बाकी कंट्रीज में 3 है पैन जीनोटाइपिक रेजिमेन। मेजॉरिटी जो है ट्रीटमेंट 8 से 12 हफ्ते के दरमियान है। और जीनोटाइप 3 के अंदर जो हम लोग मोस्टली अमेरिका में जो होता है आपके जो नॉन सिरोटिक है, उसमें 8 वीक के अंदर क्लिप एंड प्रेटेसनर्स यूज करते हैं। सॉफ्ट वेल या सॉफ्ट वेल वॉक्स हम लोग 12 हफ्ते के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो है रिकमेंडेशंस के ऊपर है। मोस्ट ऑफ द ये आप ड्राइपावायरन जो है पहले हम यूज करते थे, जिसमें काफी अनीमिया और काफी प्रॉब्लम होते थे, वो अब हम लोग यूज नहीं करते। और फिर एक स्पेशल पॉपुलेशन एक होती है पेशेंट जिनको लिवर डिजीज है, सॉरी किडनी डिजीज है, डायलिसिस पे हैं या क्रॉनिक किडनी डिजीज है या पहले उनको ट्रीटमेंट हुई है, उसके पास भी काफी अच्छे ऑफर्स हैं, ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, गाइडलाइंस आर अवेलेबल, आप ऑनलाइन जाके यू कैन सी। तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस एनी मोर। और दैट्स द होल पॉइंट कि हम लोग अब प्राइमरी केयर्स को अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में कि दे आर द प्राइमरी डिफेंस के जो आराम से ट्रीट कर सकते हैं। एक स्टडी एक्चुअली आई थी जो कि 3 साल पहले पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने प्राइमरी केयर फिजिशियंस को और प्रोवाइडर्स को और नर्स प्रैक्टिशनर हमारे यहाँ पर होते हैं, उनको 3 घंटे की ट्रेनिंग की थी गाइडलाइंस के ऊपर कि भाई इस तरह आपने ट्रीट करना है। अगर आप देखें जो ये ट्रीटमेंट हुई थी, तो इवन प्राइमरी केयर जो है उन्होंने इसी तरह अच्छी तरह ट्रीट किया था जितना स्पेशलिस्ट ने ट्रीट किया था अमेरिका के अंदर। और देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान में भी दैट्स द सेम थिंग। There are some group of patient जो कि हम कहते हैं कि आप स्पेशलिस्ट का फिर भी आप लोगों ने you have to involve them। किसी को अगर decompensated cirrhosis है, किडनी प्रॉब्लम है, प्रायर ट्रीटमेंट फेलियर है, तो उनको जो है आप खुद ट्रीट ना करें या एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें या उनको किसी हेपेटाइटिस के एक्सपर्ट के पास ले लें, लेकिन बाकी पेशेंट्स को आप इजीली। और ये जो प्रोग्राम्स हम एको प्रोग्राम जो असद और इनके ग्रुप कर रहा है, इसकी वजह से आपको और ज्यादा एजुकेशन मिल सकती है। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस प्रोग्राम, टू मेक यू दैट आप आराम से ये ट्रीटमेंट एक्सपर्ट्स बन सकते हैं हेपेटाइटिस के अंदर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यू इंग्लैंड मेडिकल जर्नल जो हमारा मेन सबसे मशहूर एक मेडिकल जर्नल है, 219 में देयर वाज अ वेरी नाइस आर्टिकल आया था जिसमें बताया था कि हम लोग पूरी दुनिया में बाकी जो मेन डिजीज जिसकी वजह से इन्फेक्शन डिजीज जिसकी वजह से लोग मर रहे थे, मलेरिया, HIV और ट्यूबरकुलोसिस, राइट। तो उसमें जो है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई, लेकिन
अब आप ये देखें कि जो ये ब्लू के अंदर हेपेटाइटिस जो वायरल हेपेटाइटिस बी और सी है, दिस इज द ओनली कंडीशन जो कि बढ़ रही है दुनिया में, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। और यही एस्टिमेट था कि अगले 15 से 20 साल के अंदर ये जो है मोर्टेलिटी इतनी बढ़ा देगी। द प्रॉब्लम इज कि सारा जो इन्वेस्टमेंट थी, सारे पैसे जो थे ऑर्गेनाइजेशन WHO से लेके अगर आप नॉन प्रॉफिट्स को लगाएं, तो इन्होंने अफ्रीका हो गया, बाकी दुनिया में, तो उसमें उन्होंने टीबी के ऊपर, HIV और मलेरिया पे इन्वेस्टमेंट कर ली। अभी तक अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस बी और सी पे इतने पैसे नहीं आ रहे जो गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प विद इट। लेकिन दिस इज द क्लियरली एन इंडिकेशन कि हम लोगों ने इस पे ज्यादा काम करना है। तो 2015 के अंदर एक मीटिंग्स हुई थी, जिसमें 2016 में WHO ने एक हेपेटाइटिस एलिमिनेशन का प्रोग्राम निकाला था कि 2030 में हमारी ये टारगेट है पूरी दुनिया के लिए कि बाय 2030 हम लोग जो है 90% लोगों को डायग्नोज करें विद वायरल हेपेटाइटिस, हम लोग 90% रिडक्शन करें न्यू इन्फेक्शंस के अंदर, और ओवरऑल 65% रिडक्शन हो जाए लिवर मोर्टेलिटी के अंदर। तो इट वाज अ वेरी एग्रेसिव गोल जो कि हेपेटाइटिस एलिमिनेशन के लिए हमें आया था। उसमें जो है देयर लॉट ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको नए इन्फेक्शन से बचाना है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि नॉट ओनली कि आपके हमारे स्क्रीन नहीं हो रही, हमारे डायग्नोज नहीं हो रहे ट्रीटमेंट, लेकिन हमारे नए इन्फेक्शन उतने ही बढ़ रहे हैं जितने हम ट्रीट कर रहे हैं। तो हम ये वाली वॉर तो कभी जीत नहीं सकते कि अगर हम लोग नए इन्फेक्शन को रोके नहीं। तो आप लोगों का एजुकेशन जो है, आप पेशेंट्स को जो देते हैं उनकी फैमिलीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने अर्ली ट्रीटमेंट करना है जो कि इन्फेक्ट हो, ताकि वो आगे अपनी फैमिलीज को नहीं पढ़ सके। उसके अलावा जो है आपने आइडेंटिफाई करना है उन पेशेंट्स को जिनको है, और आपने उसमें ये है कि डायग्नोसिस द की। और फिर जब आप डायग्नोसिस करते हो, हाउ डू यू लिंक टू समवन कि आप उसको ट्रीट कर रहे हो। और ये सारी मॉडलिंग्स आजकल चल रही हैं कि हाउ टू हेल्प। तो अगर आप जो है जो करंट हम लोग कर रहे हैं पूरी दुनिया में, there are only 12 कंट्रीज हैं जो कि likely can achieve the 2030 टारगेट, और ये हम कोविड से पहले बात कर रहे थे। कोविड के बाद this target will kind of completely change। लेकिन even before कोविड जो हम लोग एस्टिमेट कर रहे थे कि 2050 तक काफी कंट्रीज ये टारगेट आप अचीव नहीं कर सकती, और पाकिस्तान तो बहुत पीछे था उस हिसाब के ऊपर। और फिर एक जो नई चीज हुई है ड्यूरिंग द कोविड, और आपने सोचा, आपने देख रहे होंगे कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग जो है, अमेरिका की जो फंडिंग जो 500 मिलियन एवरी साल देते थे, वो बंद कर ली। तो WHO will have a huge impact, और जिसकी वजह से lot of these programs will be impacted, और उसके ऊपर हम लोग लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होगा वो वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम पे बहुत ज्यादा हमें कंसर्न है कि वो होना चाहिए। तो अगर आप ये देखें कि ये ग्लोबली राइट इस टाइम पे क्या है सिचुएशन, राइट। तो अगर हम लोग में 70 मिलियन लोग हैं हेपेटाइटिस सी के ऊपर, तो अगर आप जो है सिर्फ 12 से 15 मिलियन लोगों को पूरी दुनिया में डायग्नोज थे, ट्रीटमेंट इस बहुत ही कम है, और क्योर तो बहुत ही उससे भी कम है। और अगर आप पाकिस्तान का दें कि अगर आपके 8 मिलियन के करीब हेपेटाइटिस सी हैं, तो सिर्फ 1 मिलियन को लोगों को पता है ट्रीटमेंट इज इवन लेस और क्योर। तो वी हैव लॉन्ग वे टू गो, जिसकी वजह से कि हम लोग टारगेट के करीब पहुंच सके। तो हम लोग बहुत बिहाइंड हैं इसके ऊपर, और कोविड की वजह से हमें कंसर्न है कि इट विल काइंड ऑफ फॉल इवन बिहाइंड। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, दिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, कि हम लोग किस तरह हम लोग वर्क कर सकें सब लोगों के साथ, ताकि हम लोग इसको हेपेटाइटिस बी और सी को हम लोग पीछे ना छोड़ सकें, और पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके ट्रीट कर सकें। आप सबको ये भी पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया नेशनल हेपेटाइटिस स्ट्रेटेजिक वर्कअप, बिकॉज अब हमारे पास जेनेरिक वायरल एजेंट है। अमेरिका में अगर $1000 से $2000 की मेडिकेशन है, पाकिस्तान में $60 के अंदर आपकी पूरी ट्रीटमेंट कॉस्ट, लेकिन डायग्नोसिस स्टिल अ ह्यूज प्रॉब्लम। लेकिन हमारी अभी भी कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन नहीं है पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग की वजह से, और हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है इसके अंदर। तो अगर हम नहीं करें कुछ, और अगर हम स्टेटस को कि अगर हम जो चल रहा है उसी को चलाते रहें, ये फसिया डॉक्टर कंवल है हमारी एक हेपेटोलॉजिस्ट अमेरिका में, उनका एक पेपर आया था, और डिफरेंट मॉडलिंग्स आउट देयर कि 1.4 मिलियन लोग राइट आर प्रोजेक्टेड टू डाई फ्रॉम हेपेटाइटिस सी इन पाकिस्तान राइट बाय तो 2015 से 2030 तक। और मेजॉरिटी जो लोग डाई करेंगे और जो मरेंगे बेचारे, वो लेस देन 50 इयर्स के नीचे होंगे। और उसकी वजह से जो टोटल एस्टिमेट है कि एक 1.1 मिलियन विल हैव लिवर डिकम्पनसेशन इन पाकिस्तान,
और 7 लाख 8 लाख के करीब डेवलप हेपेटोसेलुलर कैंसर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि हम ये करें। इसकी वजह से वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली इन पाकिस्तान कि हम लोगों ने किस तरह इसको मैनेज करना है इन सारे पेशेंट्स को। तो एक और चीज जो है आपसे मैंने पहले बताया था कि आप जिनको है उनको तो डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नए इन्फेक्शंस को नहीं रोका उसका फायदा कुछ भी नहीं होगा कि हम लोग ये तराजू जो है वो एक साइड पे, तो क्योर तो आप करते रहेंगे लेकिन हमें न्यू इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट करना है। इसमें जो है ये सारे पाकिस्तान में रिस्क फैक्टर्स हैं, आप सबको पता है, लेकिन किस तरह एजुकेशन, और आई एम हैप्पी के एको और इनका जो बयान यूथ एम्बेसडर ग्रुप है, एजुकेशन इज द की कि किस तरह हम इंजेक्शन ड्रग यूज पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी में किस तरह स्क्रीनिंग हो रही है, मेडिकल केयर से हमारे कितने बार्बर्स, डेंटल एक्सपोजर, अनसेफ नीडल एक्सपेशन, बच्चों की ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी की और डायलिसिस। तो इसमें आप सबको एम्बेसडर बनना है इसकी एजुकेशन के ऊपर, पेशेंट को समझाने के लिए कि ये जो है हमने किस तरह इसकी प्रिवेंशन करनी है नए इन्फेक्शंस को रोकने के लिए। तो लास्टली क्या इम्पैक्ट हुआ है कोविड का पूरी दुनिया में और अमेरिका में भी, और ये मैं अमेरिका का बता रहा हूँ कि हम लोगों ने अमेरिका में देखा है कि अब हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन बढ़ना शुरू है, लोग घरों पे हैं, दे हैव अदर इश्यूज गोइंग ऑन, और हमारे यहाँ पे ड्रग यूज बढ़ने लग गया है और हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर। तो हम लोग हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के केसेस, हमारे यहाँ पर ह्यूज होमलेस पॉपुलेशन है अमेरिका में जो उनके पास घर नहीं है, तो हमने हेपेटाइटिस ए के आउटब्रेक देखना शुरू कर गए हैं। हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग काफी रुक गई है अमेरिका में कि हमारे आउटरीच प्रोग्राम से हम कम्युनिटीज में जाते थे जो हाई रिस्क है, उसकी फंडिंग रुकी हुई है, वो प्रोग्राम्स होल्ड हैं कोविड की वजह से। हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट रुक गई और हमारे पास डेटा आ रहा है कि लोग, मैंने जो आपको बताया था कि लोग क्लिनिक्स में नहीं आ रहे, हेपेटाइटिस सी के क्लिनिक नहीं हो रहे, और पंजाब गवर्नमेंट की वजह से भी मैं एक डेटा देख रहा था कि उसमें भी अगर आप हेप सी की ट्रीटमेंट देखें तो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप। और प्राइमरी केयर ऑल्सो जो आपके कुछ एक्सपर्ट हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है कि आप कोविड-19 के पेशेंट्स देखें, पेशेंट्स आर नॉट सीकिंग केयर, तो आप डॉक्टर्स के पास ही नहीं आ रहे। और अब रिस्क बेनिफिट चेंज हो गया है कि आपके जो है पेशेंट्स के आपके ये काफी चीजें जो हम पहले करते थे कि तुम जो है कैंसर से तुम्हारा हो सकता है तुम्हें, अब वो पेशेंट कह रहे हैं कि मैं कोविड से मर जाऊंगा तो व्हाई वुड आई टेक केयर। तो उसमें हमारे यहाँ पर पेशेंट परसेप्शन चेंज हो गया है कि रिस्क बेनिफिट क्या चीज का है। मैंने आपको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, तो हमारे अमेरिका में वैक्सीन कम हो गई है हेपेटाइटिस बी की और बाकी वैक्सीनेशन, तो ये सारी चीजें हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कोविड का ऑल हेपेटाइटिस प्रोग्राम के ऊपर। लेकिन ये एक लुइसियाना का लेटेस्ट डेटा मुझसे किसी ने शेयर किया था कि ये हमारी एक स्टेट है लुइसियाना, उसमें जो है वो लोग हेपेटाइटिस, उनकी सिटी का एक प्रोग्राम था स्टेट का जिसमें वो हेपेटाइटिस सी ट्रीट करते थे। तो अगर आप देखें तो सबसे कोविड आया है, यू हैव अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। अगर वो 500 लोगों को ट्रीट कर रहे थे पहले, तो अब तो 100 से भी नहीं हेप सी ट्रीट कर सकते। और आई इमेजिन के पाकिस्तान में भी दिस इज द सेम थिंग दैट इज बीइंग गोइंग ऑन। लेकिन लास्टली कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज जो हम इस चीज से सीख सकते हैं, बिकॉज कोविड-19 ने एक चीज जो हमें जो अमेरिका में तो इतना नहीं लेकिन पूरी दुनिया ने किया है कि हम लोग वी कैन वर्क टुगेदर, राइट? फिजिशियन, आप लोग सारे, गवर्नमेंट, पब्लिक, वर्किंग टुगेदर फॉर वन गोल, जो कोविड-19 के ऊपर हुआ था कि भाई हमने इस चीज के ऊपर अचीव करना है और दिस वी कैन यूज इट फॉर वर्ल्ड हेपेटाइटिस। एक प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है कि लोगों की अटेंशन है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ गई हैं। जिस तरह अभी वाली मीटिंग है, एवरीवन इज यूज्ड टू कि भाई हम लोग किस तरह एजुकेट कर सकते हैं, पब्लिक आर गेटिंग एजुकेटेड बाय कोविड-19 थ्रू सेमिनार्स एंड हाउ वी कैन यूज इट फॉर हेपेटाइटिस। टेलीमेडिसिन की अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में अब जितना बढ़ रहा है, तो हम लोग वी कैन हैव एक्सेस टू, आप लोग छोटे छोटे जगहों पे टेलीमेडिसिन के ऑप्शन है, मोबाइल आउटरीच हो सकते हैं, और स्पेशली अमेरिका में, लेकिन पाकिस्तान में भी ट्रू, जो हम लोग वल्नरेबल पॉपुलेशन कहते हैं, गरीब लोग हो गए, डिफरेंट एथनिसिटीज हो गई, जो कि हम लोग उनको नहीं रीच कर रहे थे पहले। अब कोविड-19 की वजह से हमें आइडिया होने लग गया है कि ये पॉपुलेशन कितनी इम्पैक्टेड है, राइट? तो हम उसको किस तरह इस चीजों को लर्न कर सकते हैं और हेपेटाइटिस पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो आप लोग कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग या कोई पॉजिटिविटी जो हम देखनी होती है, तो आई थिंक दिस इज द पॉजिटिविटी जो हम कोविड-19 से ले सकते हैं और उसको हम हेपेटाइटिस के ऊपर हम लोग वी हैव टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग गोइंग फॉरवर्ड।
और लास्टली आई थिंक दिस आर द रीजन मैं जो है पारसा हेल्थ नेटवर्क और एको का ह्यूज फैन हूँ कि हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इफेक्टिवली और सेफली काफी लोगों को वायरल हेपेटाइटिस, तो जो रेगुलर हम लोग टेलीमेडिसिन करते हैं कि पेशेंट हम लोग एक पेशेंट से अकेले बात करें, लेकिन एको के प्रोग्राम्स और ये जो है आप जो है एक एक्सपर्ट हब है जो कि आप लोगों के डिफरेंट जगह पे गुजरांवाला में ये आप सब सीखेंगे और आप लोग कितने लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो इस वजह से आई वुड बी वेरी आप लोगों को इंकरेज करूंगा कि इवन फ्यूचर के अंदर भी अगर आप लोग इसके जो एको के प्रोग्राम है जो इंडिविजुअल हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट है, लर्न फ्रॉम इट और आप इसको इम्प्लीमेंट करें अपने उसके ऊपर। और हम सारे जो है आपके जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट बैठे हैं और बाकी लोग हैं वो दे आर देयर टू हेल्प यू। सो लास्टली आई थिंक ये जो है चाइनीज एक वो है कोड जो कि आई लाइक रियली वेल, और आई थिंक ये कोविड हो जाए या ऑल्सो अगर हेपेटाइटिस है उस पर बिल्कुल ठीक चलता है कि जो सुपीरियर डॉक्टर्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं डिजीज। आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट। तो मीडियोकर डॉक्टर जो है ट्रीट कर लेते हैं बिफोर एविडेंस और इंफीरियर डॉक्टर जो है फुल ब्लोन डिजीज। तो हम लोग वी वांट टू बी सुपीरियर डॉक्टर्स कि हम लोग एक प्रिवेंट कर सकें या कोविड हो जाए हेपेटाइटिस हो, और आप इंफीरियर डॉक्टर्स बनने से कि जब हो जाए तो आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी टू नाइस। So this is the end of my presentation. I hope I didn't took too long, or and then I'll pass on to our host. Thank you. Thank you, Dr. Bilal. That was quite enlightening. There's a question for you from Dr. Altaf Bakir. He wants to ask what the transaminase pattern is during COVID-19. And his second question is, do you think somebody who is going to visit us in the OPD should have prior testing of COVID because he appears to have unexpectedly got exposed to 2 COVID-19 patients? Excellent question. तो दो, एक तो ये है कि जो पैटर्न है वो ALT AST ज्यादा बड़ा होता है कोविड के अंदर। AST काफी हम लोग देख रहे हैं कि मसल इंजरी भी कोविड के अंदर हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग AST को भी देख रहे हैं। देयर इज ओनली वन केस रिपोर्ट की एक्यूट लिवर इंजरी थी कि 1000 में किसी को कोविड थे, पर इट वाज एसोसिएटेड विद वेरी सीवियर ICU के ऊपर पेशेंट से। व्हाई दीस हैव, सो 15% से लेके 50% डिफरेंट स्टडीज जो पूरी दुनिया से आ रहे हैं कि उसमें वो पेशेंट जिनको लिवर डिजीज नहीं था, राइट, दे हैव नो लिवर डिजीज, और कोविड था जिसकी वजह से लिवर टेस्ट बढ़े हुए थे, तो ALT AST एलिवेशन होता है। देयर लॉट ऑफ थ्योरी, लेकिन प्रॉब्लम ये स्टडीज का था कि काफी पेशेंट जो थे वो डिफरेंट दवाइयां उनको मिल रही थी पहले भी, कि उनको जो है लुपिनाविर रिटोनाविर पहले शुरू में हम दे रहे थे, बाकी डिफरेंट मेडिकेशन, तो whether they have some drug induced injury on top of it, it was very hard to differentiate. लेकिन it's depend on the severity of COVID. जितना ज्यादा आपको COVID, अगर आप ICU में, you have more chance of increasing liver enzymes, और अगर कम है तो उसके ऊपर you have a less chance of doing it. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि OPD के अंदर हम क्या कर रहे हैं, राइट? अब अमेरिका में भी दो चीजें, एक तो हमारे अगर हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट एडमिट हो रहा है अगर ER से या हम लोग कर रहे हैं उनकी कोविड टेस्टिंग हो रही है, एंड वी डू इट एवरी 7 days अगर एसिम्प्टोमेटिक है, क्योंकि हमारे सेपरेट कोविड फ्लोर है। अगर किसी को आउट पेशेंट में हम क्या कर रहे हैं, आउट पेशेंट में हम लोग कोविड टेस्टिंग नहीं कर रहे, लेकिन हमारा एक क्वेश्चनेयर होता है जो कि हम लोग पेशेंट्स को आने से पहले एक दिन पहले हमारे पेशेंट्स जो हैं वो टेस्टिंग उनकी जो है क्वेश्चनेयर्स पे होती है। लेकिन हम लोग जो है कॉमन प्रिकॉशन जो होता है हमारे क्लिनिक में होता है कि अगर वो टेस्टिंग नेगेटिव है तो वो हम लोग जो है उनको बुखार नहीं है, उनको कोविड का एक्सपोजर नहीं है, उनके कोई नहीं है, तो वो आ सकते हैं क्लिनिक में। लेकिन पेशेंट को भी मास्क पहनना होता है, हम भी मास्क पहन रहे हैं। और अब जो है एक और जो नई चीज है कि हम लोग आई शील्ड प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग फेस शील्ड, तो अगर आप वो कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर ID एक्सपर्ट, अगर किसी को कोविड एसिम्प्टोमेटिक है भी, द रिस्क ऑफ गेटिंग इज रियली रियली लो। एक अमेरिका में एक अभी रिसेंटली एक केस हुआ था कि हमारे जो नाई खुले थे हमारे यहाँ पर जो है बाल को अमेरिका में था, तो 2 लोगों को जो कि बाल काट रहे थे उनको कोविड था, और 135 लोग आए थे जिन्होंने बाल कटवाए थे, और उनमें से किसी को भी कोविड नहीं हुआ था। एंड ओनली रीजन जो हम कह रहे हैं जो एक्सपर्ट ने किया है कि जो बाल काट रहे थे उन्होंने भी मास्क पहने थे, और जो बाल कटवा रहे थे उन्होंने भी मास्क पहने थे। तो मास्किंग इज द की, अगर किसी को के साथ वो एसिम्प्टोमेटिक थे। लेकिन अगेन इट्स हार्ड टू से, आई नो कि पाकिस्तान में आप जो है
It's hard to get a COVID testing. एक चीज जो हम लोग COVID testing for sure अमेरिका में कर रहे हैं, जितनी भी endoscopy procedures हैं, उसके लिए हम COVID testing is must because वो aerosol generating procedure होते हैं, तो उसमें हम COVID करें. Sorry, it's a long answer. No, that's all right. Thank you. It was a detailed answer. I'm sure Dr. Altaf's query has been answered. I welcome Professor Anwar Khan. He's amongst the participants. And I also welcome Dr. Adil and Dr. Khan, who are regular participants in our Parsa Echo PSH programs. And Dr. Asad, although he is also a host, but he himself has a lot of experience treating COVID-19 as well as hepatitis B and C in his practice. The next question. I think about एक जो है वो फारूक और अगर अदील भाई आ गए हैं तो all the COVID question they are the experts on it. मैं जो है I'm like no way, so I'm very happy that we have the real experts also here. Yes, we are not going to spare them either. They are also going to ask. So, Professor Arif Amir Nawaz, there's a question for you. Do you think pregnant women should be tested for hepatitis B? Professor Arif? Can you hear me? Yes. Okay. Dr. Bushra, actually, you should be answering this question because you are the biggest expert on liver disease. That's right. I think absolutely they should be tested and vaccinated. I think ये दोनों चीजें hand in hand होनी चाहिए. No questions about that. As usual, Bilal, your talks was excellent. I just wondering कि पीछे जो scene है actually आपकी खिड़की का scene है कि कुछ और है? I've been trying to figure that out. There's a nice view I can see from the window. ये जो है, this is just my wish कि मेरा office का view कभी मेरे ये हमें कभी नहीं मिलेगा या हमारे CEO कभी. चलो, that makes me feel better at least. Just a couple of other comments since आपकी जो talk थी और primary care कितने physician colleagues ने join किया हुआ है. You know, one of the important things that I've learned over time is कि हम treat करके we feel elated and we forget these patients. So the population that is cirrhotic, मेरा बार-बार primary care doctors के message होता है कि उनको भूल ना जाएं. Once they are treated, these are the people who are at risk of decompensation, getting into complications. So once you treat them, emphasize to them that you are cured from the illness, but you still need follow-up and treatment. और इन लोगों की vaccination, and I can comment better on this, where are we with Hep A vaccination? And in the right season, I have seen hepatitis E kill a lot of these people. So वो proper जो prevention guidance in Pakistan is very, very relevant. And finally, जिनको as Joel endoscopy कर रहे हैं लोग या जिनके पास referral की opportunity है, looking for varices in these people before they decompensate. Thank you, Dr. Arif. Professor Javed Iqbal Farooqi is there. Professor Farooqi, can you please answer this question? Can mosquitoes transmit hepatitis B or C from one person to the other? Thank you. ये बात जब से ये B और C की है, ये हम सुन रहे हैं और इस बार-बार पूछा जा रहा है. अब तक to my knowledge ये रिपोर्ट नहीं हुआ है कि mosquitoes ये जो वो होते हैं they transmit the B or C to other patients. तो इस पे consensus तो यही है कि it's not a source of transmission. Maybe because of that कि उनने जो होता है या उनकी जो sustainability होती है. So to my knowledge, it's not the confirmed route of transmission of these BC co-infections from one person to another. ये मैं नहीं कह सकता कि अगर जो है ना एक ही बेड पे जो है ना स्पाउस को एक दूसरे से हो जाए उसी वक्त पे कोई और पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई कटमल शटमल हो मेरा ख्याल में नहीं है. Anyhow, we can have and this the opinions from the other colleagues as well. Thank you, Dr. Farooqi. Professor Kashif Malik, sir, can you please answer this question? For a hepatitis B patient who is resistant to entecavir, what would be the next best option? Adding tenofovir alafenamide or tenofovir disoproxil fumarate, stopping entecavir and starting TAF or TDF, which is better? Thank you, Dr. Bushra. And Dr. Bilal, it was a nice presentation. And you covered all the aspects. उसमें थोड़ी सी बात बाद में करूँगा. पहले सवाल का जवाब दे दूँ
कि इसमें एड ऑन के एज सच डॉक्टर बुशरा कोई वो हमारे पास कोई डाटा नहीं है। वो हम कर रहे हैं, ऑफ लेबल करते हैं, एड ऑन कर देते हैं कि जी अगर आप एंटाकाविर पे हैं तो एड ऑन बहुत से हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। लेकिन यही है कि अगर रेजिस्टेंस आती है, पहली बात तो ये देखना रेजिस्टेंस से मुराद क्या है, कंप्लायंस है कि नहीं है पेशेंट की, बिकॉज एंटाकाविर की रेजिस्टेंस बहुत कम है। और ऐसे ही सोच लेना कि जी ये हो गया, अगर वायरल लोड कम हो रहा है और आप उसको प्रॉपरली चेक कर रहे हैं तो फिर आपको, ये डॉक्टर फारूकी ने पिछली टॉक में भी कहा था कि उसमें आपने उसको पूरे टाइम पर देनी है चीज। ये नहीं हुआ कि 3 महीने पे आप कहेंगे 6 महीने पे रिस्पांस नहीं आ रहा, वायरल लोड गिर रहा होता है, उसको थोड़ा सा आपको थोड़ा पेशेंस से काम करना है। अगर ना हो तो देन वन कैन स्विच टू द टेनिफोवेर, और जो नई जो ड्रग आ गई है लेफेनामाइड जो है उसको स्विच किया जा सकता है। एड ऑन के लिए एज सच मेरी नॉलेज के मुताबिक कोई इसमें वो नहीं। तो दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि अब हमने जैसे डॉक्टर बिलाल हमने जब किया है यहाँ पर हमारे पास शेख ज़ैद में हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट दे रहे थे और बी को भी दे रहे थे। तो जब ये कोविड आया तो उस वक्त हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि इनको इनकी मेडिसिन का क्या करें। तो व्हाट वी प्लान्ड इज कि हमने ट्रायज एरिया एक बनाया, उसमें हम हमारे तमाम पेशेंट्स वहां आते थे, हमने उनके अटेंडेंट्स को कहा कि आप आके मेडिसिन ले जाएं, बेशक पेशेंट्स ना आए, पेशेंट्स अगर कमजोर हैं और इस हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्च से लेकर आज तक हमारी कोई ओपीडी बंद नहीं हुई। हम 6 डेज अ वीक ओपीडी करते थे। हमने बी और सी के तमाम पेशेंट्स को मेडिसिन दी। जो खुद नहीं आया वो एक अलग बात थी। और फॉर्चुनेटली समझ लें हमारे लिए ये था कि हमारा जो हॉस्पिटल था वो कोविड के लिए उसमें नहीं अप्रूव किया गया कि उसमें कोविड के पेशेंट्स एडमिट हो। तो लोगों को जब ये भी पता चला तो हमारा जो उसमें जो था तकरीबन हमारी एवरेज जो थी 50 से 60 पेशेंट हमारे इस सारे उसके दौरान लोग आते रहे, इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो हमने उसको करने की कोशिश की। डॉक्टर आरिफ अमीर ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे ये पेशेंट्स जब जो सिरोटिक हो जाते हैं, ये फॉलोअप से निकलते हैं, उसके लिए प्राइमरी केयर फिजिशियंस के लिए यही बात कहनी है कि जिसको भी आपको लगे कि सिरोटिक है कि नहीं है, उसके लिए आपने उनको फॉलोअप पे रखें, उनको फारिग ना कर दें कि उनका एंड ऑफ ट्रीटमेंट जैसे यार आ गया तो वो कर दें। और लास्ट में जो टेलीमेडिसिन की आपने बात की, हमारी टेलीमेडिसिन में हमने करने की जब कोशिश की, हमें क्या प्रॉब्लम्स आए। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि अल्ट्रासाउंड किसी स्टैंडर्ड की नहीं होती, हमें पता नहीं लगता था। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स है जिनको टेलीमेडिसिन पे मेडिसिन स्टार्ट की, जब बाद में आके देखा तो क्लिनिकली पता लगा कि उनको तो एस्ट्रल लिवर पड़ा हुआ है। और इसी तरीके की और प्रॉब्लम, लैब्स अगर स्टैंडर्ड की नहीं आती वो हमें बड़ा प्रॉब्लम आता था। तो टेलीमेडिसिन में भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा कि हमारे हम स्टैंडर्डाइज करें उस चीज के ऊपर। और उसी तरीके से कोविड-19 की जो आप टेस्टिंग की बात करते हैं, हमने तो नहीं की किसी की भी जो ओपीडी में आते थे। ऑब्वियसली वार्ड में जो आते थे उनके लिए हम करवाते थे और फिर उनको शिफ्ट आउट करते थे। और लास्ट में जो एंडोस्कोपी थी जो हमारी इमरजेंसी थी, उसमें हमने कोविड-19 नहीं चेक किया। उसमें हमें प्रॉब्लम ये थी कि हमें 24-48 आवर्स के बाद रिजल्ट्स मिलते थे। तो पेशेंट अगर ब्लीड कर रहा है या सेप्सिस में है, ईआरसीपी रिक्वायर्ड, तो हम फुल पीपीई के साथ करते थे। यस, फॉर इलेक्टिव एंड सेमी इलेक्टिव उसके लिए जो थे हम ये चीजें सब कर रहे थे। Dr. Bushra, can I comment quickly? Can I ask Altaf in like 30 seconds अपने concise तरीके से, can you tell the primary care physicians कि cirrhosis को हमारे setup में कैसे diagnose किया जाए? What are the hallmarks in a patient that should raise the suspicion कि इस patient सही है, patient cirrhotic है? Ultrasound पे हमारी reliance बहुत ज़्यादा है. Ultrasound में कभी echogenicity होती, कभी नहीं होती. So can you please indicate, because ये बहुत important है हम लोगों के लिए. I think जो आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है वो उसको आप इसमें अंडरमाइन ना करें. जस्ट लुकिंग एट द पेशेंट, इफ योर पेशेंट हैज फीचर्स ऑफ वेस्टिंग मसल मास, उसको सार्कोपीनिया है, उसमें टेल टेल फीचर्स है ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन लाइक स्पाइडर एंजियोमा, पामर एरिथीमा, एंड देन peripheral edema. And when you look at the abdomen, all the features of portal hypertension like splenomegaly, ascites, these are telltale signs. And if you just look at the basic test which each patient is carrying, low platelets is very sensitive index. Also look at reversal of ALT-AST ratio, low albumin, high INR. You know, all these are there. All you have to do is just look at it. And
even if your ultrasound is not supporting you, these things are present. Your patient is cirrhotic and sometimes decompensated as well. So fairly easy in clear-cut cases to pick up, but in a well-compensated cirrhosis, you certainly need the help of technology, ultrasound, FibroScan, EPRI, FIB4, whatever is available to you. No excuses. EPRI does not require any technology, so you can always do it sitting in your office. Thank you. Thank you, Professor Altaf. Professor Anwar Khan has joined us. Professor Anwar, please give your comments. If you could unmute yourself. I'll unmute you. Just a second. Mr. Uzair, can you unmute Professor Anwar, please? Yes, sir, is unmuted. No, he isn't. Try again. Professor Anwar, you are co-host. Yes, now you are unmuted. Assalamu alaikum. Can you all hear me? Yes, sir, we can hear you. Okay, so is this Arif's question or is it, furthering on it? I think Professor Altaf has covered it really well. The ultrasound in Pakistan, as you know, is operator dependent, and we used to refer all of our patients, or a lot of our patients, to 3 or 4 ultrasonographers, even in Lahore, because they have the eye to look at all the details of liver. So I wouldn't really rely on the ultrasound report as such, and you have to examine the patient clinically, and your EPRI score or low platelets, these are your guidelines. And then important thing is that these patients should be followed up closely. If you have any suspicion and not confirmed, then you can have them come back and have another opinion with the ultrasound. So that's how you can really keep a close tab on these patients. My regards and salams to everyone. I really enjoyed the talk, and it was very nice. Thank you. Thank you, sir. The next question is from Dr. Adil Bhatt. Dr. Adil, can you answer this question, please? What is the treatment for somebody who has been exposed to hand sanitizer with potential methanol contamination? Dr. Adil? Is he still there? Yes, Dr. Adil is also the co-host. Yes, I'm unmuted now. Thank you. I could not unmute myself. अगर आप इसी कंटामिनेशन तो मैंने कभी नहीं सुनी कि स्किन कंटामिनेशन मेथनॉल से या हैंड सैनिटाइजर से हुई हो. अगर ज़्यादा आपने इस्तेमाल कर लिया है तो ये कुछ हिसाब से तो अच्छी बात है. But with excessive use, you can get skin dryness and skin abrasions वगैरह जैसे हो सकती हैं. उसके लिए आप किसी अच्छे लोशन का इस्तेमाल करें, या if you're using too much hand sanitizer तो उसको alternate करें hand washing के साथ. But as such skin contamination का मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है, ना कोई मैंने reports देखी हैं. Right. Thank you, Dr. Adil. Dr. Farooq, what risk does a patient who smokes every day have of getting COVID-19? A smoker. So smoker is a high risk group. मेरा नहीं ख्याल कि certainly I am not aware of any studies who can tell how many cigarettes do you smoke a day to get a COVID. If this is what the question's been asked, that if I smoke 6 cigarettes, I have no risk, but if I smoke 10, I will. But smoke and अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं explain कर दूं, because smoking, as we all know, generates a certain amount of low-lying sensitization in the smooth muscles of your airways. And therefore, when these patients, even COPD and asthma patients who are carry on smoking, are always at increased risk of a simple viral infection leading to a lower respiratory tract infection for that very reason, or at least partly because of that. So I think that is why it is explained the smokers are high risk. They have certainly low levels of immunity if you look at the studies.
And this is exactly what the reasons have been explained, or partly because of. But I'm sorry, I'm not aware of any number of exactly how much do you have to smoke to get COVID. Bushra, this is Adil. Can I add a little bit to this if you allow me? जी please, Dr. Adil, go ahead, please. Go ahead. बिल्कुल सही कहा फारूक ने, लेकिन इसमें एक दो कैवियाट्स हैं कि smoking even 1 or 2 cigarettes a day does affect your ciliary function. So in other words, आप जो ciliary function जो आपका mucus clear करता है, वो 1 या 2 cigarette दिन के पीने से भी affect हो सकता है. Now, smoking has not been associated with acquisition of COVID-19, यानी कि smoking से आपको COVID होने का chance ज़्यादा कोई हमने report नहीं पड़ी, but if you get COVID, the risk of getting more severe disease is high in smokers. So smoking was an independent risk factor for more severe disease and ICU stay in the early reports that were published. So ये दो caveats मैं add करूँगा उसपे. True. And that's again, as you said, about the ciliary function and the epithelial loss of, or the hypersensitization, if you like. And that's exactly what the mechanism has been explained. Dr. Bushra, I'm just interfering. There's a question about Hep B vaccination schedule in the newborn. Mother. Anji, sorry. No, I'll answer that. Yes. It is now a part of EPI program, and it is a very strange schedule. So 1 shot is given at birth, and there are 3 additional shots at 6, 10, and 14 weeks. So this is just to facilitate combining with other vaccine as a pentavalent vaccine. So that is the basis of giving 4 shots, 1 at birth and 3 others at 6, 10, 11, 6, 10, and 14 as a part of a pentavalent vaccine. Thank you. In addition to the immunoglobulin, I assume. In a positive patient only, from a positive mother. True. And the mother should be given anti-HPV treatment for the last 3 months or trimester. Yes, that's right. This question is from Dr. Asad, and then Dr. Bilal would also, I would request him to answer this, because the person who is asking the question needs an opinion from more than one panelist. Dr. Asad, how have you managed prolonged anosmia in patients with COVID-19? It just settles on its own. So I don't manage. Nature manages it. Ji Bilal, you have anything to add? I think I would pass on to Adil Bhai and Farooq. But, I think most of my patients did not have a prolonged anosmia. Hum logon ne jitne dekhe the patients. And one of my patients was jokingly saying that my wife food is so bad that I'm happy that I can't smell it. So that may be a positive thing. But Adil, I don't know how what we're gonna do. I'll talk to the experts about it, like ENT doctors. I will ask them, but I don't think so. There's anything that came out. I would wanted to see what Adil Bhai thinks. There's a question, Dr. Bilal, from Dr. Musarat. She wants to know which benzodiazepines are comparatively safe in patients with chronic liver disease who are suffering from insomnia. So we don't recommend benzodiazepine for insomnia for chronic liver disease. I know if someone is like palliative care or some other thing that we talk about, but there are other options. And I know कि Pakistan में आप लोग क्या use कर रहे हैं. I'm gonna have the panelists, जो हमारे वाल है. पर हम लोग यहाँ पर जो है non-benzodiazepine options use करते हैं. We start with very simple thing like melatonins वगैरह से start करते हैं. Then they have like covert hepatic encephalopathy, you can manage those things, and then we can do trazodone. There are some others. So we normally, because of the risk of hepatic encephalopathy, addiction potential, or other cheezon pe, we don't recommend benzodiazepine. I know one of our experts have, like in the past, Pakistan mein kaun se options available. I would also like to look at Pakistan mein, there are different names of it. Aap log kya use karte hain for sleep? Pakistan mein jo aapke patients hain, agar aap I'll talk to Professor Altaf Alam Yasat. Well, I asked them to do regular exercise like me in the evening, and you will sleep better. And if it doesn't help, take melatonin. And if
doesn't work, I try sedative antihistamine rather than benzodiazepine because of addiction. Half of Pakistan is already addicted to it, and I don't want the rest of 50% to get addicted. So that's the reason I tend to avoid benzodiazepine in almost every. Thank you. So if I just quickly add, there is a very little but not very impressive data about not SSRIs but low dose amitriptylines. But please be sure that your patient is not decompensated. Insomnia should be treated in non-medicinal ways for your liver disease patients. अगर compensated cirrhotic है और उसको कोई किसी चीज से आराम before you go down to benzodiazepines, low dose amitriptyline, maybe 10 milligram once a night is as far as I would go. But agar decompensated hai to usme na try karen, please. Farooq, just picking up from that, screening for depression in all these patients with chronic illnesses is very, very important. I think mera jo sabse successful weapon in practice has been actually escitalopram, regardless. So I think we really need to ask a few screening questions for depression for these patients because it is very, very, very common. So true. And I think especially during the COVID time, we have seen all these depression, other conditions like alcoholism, America may or baki conditions. So I think that's even more necessary. Very true. Sorry guys, I have to leave for another meeting. It's important. So I will leave the rest of the question to our experts. Sorry about that. Thank you very much, Dr. Bilal. I'm sure the rest of the questions can be answered in subsequent sessions also. Time's up, so I think I would hand over to Dr. Asad for his thank you comments. Thank you, Bushra. This meeting has been held in collaboration with High Noon Laboratories Limited, and Asad Noman is here. Asad, we would like to hear from you. You are unmuted. Please go ahead. Yeah. Can you hear me? Thank you, Dr. Asad. On behalf of High Noon Laboratories Limited, I am extremely thankful to our eminent speaker, Dr. Bilal Hamid, for a wonderful talk on the subject. I am thankful to our panel of experts, Professor Arif Amir Nawaz, Professor Javed Iqbal Farooqi, and Professor Kashif Malik. Many thanks to Professor Altaf Bakir, Professor Altaf Alam, and Professor Anwar Khan. Actually, their presence has made this particular webinar more valuable. I can see many great names from the faculties of gastroenterology and hepatology in this particular webinar. In the end, I will appreciate Dr. Asad Chaudhry efforts for untiring efforts under the umbrella of ECO, HealthNet, and Parsa Trust. Sir, as High Noon, you will find us, our collaboration in this particular noble cause, and you will find us everywhere as a right towards you in this aspect. Thank you very much, sir. Thank you, Asad Saab. आप मेरे हम नाम हैं तो मुझे thank you very much. I mean, I can still see around 130 people hanging. Yeah. मैं आपको बताऊं, it's been amazing. आज का दिन मेरे लिए join करना मुश्किल हो रहा था, but it has been truly amazing. Or it tells us what I can say, Allah ka shukar hai, the power of our ECHO program, and Bilal Hamid, speaker, he has been very kind. और उनसे ये कहा गया था कि इसको प्राइमरी केयर पोजीशन से फोकस रखें, और आई एम वेरी हैप्पी दैट ही हैज डन दैट. To all my team working behind the scene, Kiran, Amna, Uzair, Haris, everybody, my Parsa Trust team, Chaudhry Suhail and Tabarak, everybody has worked very hard. And just to remind you, अगर आपने hepatitis को enjoy करना है, तो 28 जुलाई को सुबह दोपहर को 12:30 बजे we have a session with our youth ambassadors. और मैं आपको बताऊंगा कि आप एंजॉय करेंगे. आप ये हार्डकोर से टॉक से निकल आए और थोड़ा सा, और अगर आपके बच्चे जो हैं 4वीं से 8वीं जमात तक हैं, मोस्टली फोरम्स पे ये शेयर हुआ हुआ है हर जगह, जो जिन फोरम्स पे, तो वो काइंडली, it's a Project ECHO Youth Ambassador thing, so there will be a hepatitis story and we are raising awareness at school level. And on 29th, in the last one in connection with World Hepatitis Day, with me, Professor Adil Bhatt and Professor Sanjeev Arora, the program which is in collaboration with iHeart
and American College of Physicians. So it's again, Sanjeev Arora is the founder of ECHO program. So it will be really nice that you people join us. It's on 29th of July, 10 p.m. Time काफी हो गया है, तो भी हमारी चूंकि है कि we start on time, we are 5 minutes overshot. डॉक्टर अल्ताफ मैं आपको नहीं लूंगा, बट थैंक यू वेरी मच, आप हमारे कोर्स डायरेक्टर हैं. थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर बीइंग विद अस ऑलवेज. Over to you, Uzair. You can call off the meeting. Thank you. Thank you very much, everybody, for joining. Till next time, Allah Hafiz.